ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक लैंड एंड रिसोर्सेज का। लैंड रिसोर्सेज तो ज़मीन जो होती है वो क्या होती है, हमारे रिसोर्स की तरह ही काम करती है, फंक्शन करती है। तो देखिए क्या है, वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारे काम अपनी ज़मीन पर करते हैं। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, और ज़मीन का इस्तेमाल हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, इसी पे सारी नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, है ना, हम सारे अपने ऐसे काम जिससे हम पैसे कमाते हैं वो भी सब इसी पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम भी ज़मीन पे ही होता है, ज़मीन पर भी होता है ना, ज़मीन पे ही नहीं, ज़मीन पर भी होता है। अच्छा, चीज़ों को ले आना, लाना, ले आना। और कम्युनिकेशन सिस्टम, जितने भी रेलवे सारी चीज़ें होती हैं सब किस पे चलते हैं, है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें ज़मीन पे ही चलती है। अच्छा, हाउ वेल लैंड इज एन एसेट। लैंड क्या है, एक एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति है ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मतलब जो हमेशा फिक्स रहता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद द केयरफुल प्लानिंग। इसीलिए ज़रूरी है कि जितनी भी ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम बड़े तरीके से इस्तेमाल करें, है ना, अलग अलग पर्पजेज़ के लिए और प्लान करके, ठीक है। तो इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। ज़मीन जो है भारत में कई सारी प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं। कुछ ज़मीन कैसी है, माउंटेन वाली ज़मीन है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। कुछ ऐसी है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं। कुछ पर प्लेन्स पाए जाते हैं, कुछ पर आइलैंड्स पाए जाते हैं। टोटल लैंड का 43% ऐसा पोर्शन है जहाँ पर क्या पाया जाता है, प्लेन पाया जाता है। और ये प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स उसके लिए अच्छे होते हैं, किसके लिए, खेती के लिए। प्लेन्स होते हैं वो किसके लिए अच्छे होते हैं, खेती के लिए अच्छे होते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज, माउंटेन अकाउंट्स फॉर इंडस्ट्रीज भी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी तो होती हैं, है ना। अच्छा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं, क्या कहलाती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो माउंटेन हमारे देश की टोटल लैंड का 33% किसको है, किसके पास है, माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद टोटल सरफेस ऑफ द, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ द रिवर्स। अब माउंटेन से क्या होता है, माउंटेन से हिमालय क्या है, एक माउंटेन है जिससे क्या होती है बेटा जी, बहुत सारी रिवर्स क्या होती हैं, फ्लो होती हैं, है ना, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, हिमालयन रिवर्स कहलाती है ना, वो वाली रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। तो पेरिनियल का मतलब होता है, क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है वो रिवर्स जो हमेशा बहती रहती हैं, ऑलवेज पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं और इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता भैया। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन। लगभग 27% टोटल एरिया का क्या है, प्लेटू है ना। प्लेटू क्या होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं। ये लिखा भी है, इट पजेजेज द रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स। यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं, किसके, मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, और जंगल भी काफ़ी सारे पाए जाते हैं। और आपको पता है, ये बताओ पता करके कि कैसी मतलब किस टाइप के रिलीफ फीचर में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल पाया जाता है। वाटरफॉल जो होता है वो किस टाइप के रिलीफ फीचर में पाया जाता है, पता करके बताइए, ठीक है। चलिए, लैंड यूटिलाइजेशन, ज़मीन का हम कितने तरीक़ों से कैसे कैसे ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन पर हम जंगल लगे होते हैं वो ज़मीन पर ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब वो सारी ज़मीन जिस पर खेती नहीं करते हम, तो वो ज़मीन जो जिस पर खेती नहीं करते, या तो वो बंजर होती है, बैरन होती है, या फिर वो जब बंजर नहीं होती है वो खाली पड़ी रहती है, तो उसको वेस्टलैंड बोलते हैं। वो ज़मीन का हिस्सा जिस पर हम खेती नहीं करते, तो खेती के अलावा और सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है, वेस्टलैंड कहलाता है। तो वो देखो, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, है ना, वेस्टलैंड, या फिर वेस्टलैंड भी, ये भी सब वेस्टलैंड के अंदर आएगा। तो क्या कह रहा है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, वो ज़मीन जिसका इस्तेमाल खेती के अलावा दूसरी चीज़ों को किया जाता है। एग्जांपल, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्री, सारी चीज़ें वेस्टलैंड के अंदर भी आता है, यही है ना। अच्छा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होता है और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होता है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्या, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, अनकल्टिवेटेड समझ गए आप, जिस पर खेती नहीं करी जाती, तो खेती के अलावा वो ज़मीन जिस पर खेती नहीं करी जाती, अनकल्टिवेटेड लैंड, है ना। तो परमानेंट पास्चर्स, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हमेशा चारा उगा रहता है ना, जो पशुओं के खाने के लिए रहता है। और या फिर वो ज़मीन जिस पर पशु क्या करते हैं, चरते हैं, खाते हैं, है ना, चारा। अच्छा, परमानेंट समझ गए, हमेशा जिस पर रहता है। और ग्रेजिंग लैंड वो ज़मीन जिसमें हमेशा नहीं, मतलब चारा होता है, पशु खाने जाते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं। अच्छा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, वो ज़मीन जिस पे अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं, है ना। क्रॉप्स, जैसे कोई बाग लगाते हैं, आम का बाग लगा है ना, अनार का बाग लगा है, तो ऐसे करके ये बाग से होते हैं ना, गार्डन्स।
तो नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, इसको हम नॉट नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, कल्चरेबल लैंड्स क्या होता है? कल्चरेबल लैंड्स वो सारी ज़मीन होती है जिसको हम क्या करते हैं 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेफ्ट फॉर अनकल्टिवेटेड, है ना, फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। एग्रीकल्चर ईयर क्या होती है? एग्रीकल्चर ईयर का मतलब होता है कि एक बार राबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन निकल जाएं और फिर आपसे राबी पे पहुंच जाओ दोबारा से, तो वो क्या हो गया? एक एग्रीकल्चर ईयर, जिसमें तीनों सीजन आए हैं, है ना। तो ऐसे तीनों सीजन 5 बार निकल जाएं और उस ज़मीन पर खेती ना करी जाए, वो वाली ज़मीन कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाती है, वेस्टलैंड, है ना। अब फैलो लैंड्स क्या होता है? ज़मीन खाली जो पड़ी रहती है। तो करंट फैलो लैंड होता है एक, तो करंट फैलो लैंड वो होता है जो अभी फैलो मतलब खाली छोड़ना, तो वो ज़मीन जो अभी खाली छोड़ी है हमेशा खाली नहीं रहती और उस पर खेती करी जाती है, लेकिन इस बार नहीं हुई है। तो ऐसी ज़मीन का हिस्सा जो 1 साल से कम समय हुआ है, जिसको कैसे? अनकल्टिवेटेड, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस, है ना, देन 1 ईयर। 1 साल से कम समय हुआ है जिसको खाली पड़े हुए, वो ज़मीन कैसी कहलाती है? करंट फैलो लैंड। अच्छा, अदर देन करंट फैलो के अलावा और कौन सी ज़मीन होती है? और वो ज़मीन होती है जो 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ दी गई है ना। 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए जो खाली ज़मीन रहती है वो अदर देन करंट फैलो लैंड कहलाती है। करंट फैलो लैंड पढ़ लिया था हमने। और इससे ऊपर वो कहता है कल्चरल लैंड, है ना, पढ़ा था ना 5 साल वाला, कल्चरल वेस्ट लैंड, है ना, जो किसमें क्या होता है कि 5 साल से ज़्यादा के लिए ज़मीन कैसी रहती है? खाली रहती है। अच्छा, नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया बेटा ये होता है कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो कि एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार खेती करी जाती हो, वो एरिया क्या कहलाता है? नेट सोन एरिया। तो एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, और प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्या? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक तो वो एरिया जिस पे क्या किया था, जैसे एक बार खेती करी जाती है ना, प्लस नेट सोन एरिया, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये किसमें क्वेश्चन बनता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? तो एक तो वो ज़मीन जिस पर पर्टिकुलरली हमेशा खेती करी जाती है, दूसरी वो ज़मीन जो कि एक एग्रीकल्चर ईयर में केवल एक बार खेती करी जाती है। दोनों ज़मीनों को मिलाकर क्या बनता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया वो ज़मीन का हिस्सा जिस पर हमेशा खेती करी जाती है, नेट सोन एरिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़े, तो इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लैंड यूज़। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के। भारत में ज़मीनों का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स और उसकी टोपोग्राफी। तो एक तो इस बात पर डिपेंड करता है ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, कि उस ज़मीन का नेचर कैसा है, वो ज़मीन कैसी है, प्लेन है, प्लेटू वाली है, माउंटेन वाली है, आइलैंड वाली है ना, कैसी वाली ज़मीन है, और फिजिकल फीचर्स और वहाँ का क्लाइमेट वगैरह सारी चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स में आती है टोपोग्राफी, जो हमने बताया कि ज़मीन का नेचर कैसा है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, क्या है, कैसा है ना। इसके बाद क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, सर्दी क्या रहती है, क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी कैसे पाई जाती है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। जैसे मिनरल वाली जो काम होती है, एक्सट्रैक्शन वाले सीमेंट फैक्ट्री वगैरह ये होती है, कहाँ पे होती है? प्लेटू वाले रीजन में होती है। एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? जहाँ पे ज़मीन प्लेन्स होती है, तो है ना। क्लाइमेट कौन सी वाली ज़मीन पर कैसा वाला होता है? तो जैसे सोलर लाइट जो क्या करती है, सोलर क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी जो बनाई जाती है ना, जो इसको ट्रैप किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? वो वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो सभी जगह का अपना अपना काम है कि वो ऐसी जगह पे करा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि उस ज़मीन का कैसा इस्तेमाल करना है। जैसे कि जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अलग टाइप की चीज़ें, जैसे IT इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इसी तरीके से। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने कम लोग रहते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ की ज़मीन का इस्तेमाल किस तरीके से और कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये बेटा जी पाई चार्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? पाई चार्ट दे रखा है। ये पाई चार्ट देख लीजिएगा, इसमें परसेंटेज बताया गया है कौन सा वाली ज़मीन का लैंड किस तरीके से इस्तेमाल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़, बताइए हमें, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन है टोटल, है ना। अच्छा, लैंड यूज डेटा। अब ये डेटा जो है बेटा जी, हालांकि पूरी ज़मीन के लिए अवेलेबल नहीं है, इतना ये जो एरिया बोलते हैं हम, ये 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाला एरिया है, तो वहाँ पर हम मेजर नहीं कर पाएँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि कुछ पाकिस्तान के पास है, कुछ चाइना के पास है, उसे भी हम सर्वे नहीं कर पाए, इसलिए ये 93% लैंड का ही एरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। समय के साथ साथ क्या है, वो ज़मीन जिस पर क्या की जाती खेती करी जाती, मतलब जिस पर चारा उगाया जाता था पशुओं के लिए, और वो ज़मीन हमेशा उस पर चारा रहता था, किसके लिए, पशुओं को खाने के लिए, वो ज़मीन कैसी होती गई है, कम होती चली जा रही है समय के साथ साथ। क्यों? क्योंकि लोगों पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों के खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंशन, लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें रहने के लिए ज़मीनें भी चाहिए, तो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना, अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करी जा रही हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड? तो अगर इसी तरीके से होता रहा तो कैसे हम अपनी क्या कर पाएंगे, कैसे हम अपने इतने सारे पशुओं को चारा खिला पाएंगे, उनको कैसे पालेंगे, है ना, और इसके क्या परिणाम होंगे अगर इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहा तो। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। अब द अदर देन क्या है, करंट फैलो लैंड जो है ना, ज़्यादातर अदर देन करंट फैलो लैंड जो है वो ज़मीनें कैसी हैं, या तो वहाँ पर खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना, ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर फर्टिलाइज वगैरह जो सारी चीज़ें लगती है ना, है ना, इनपुट्स वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, या फिर वो ज़मीन कैसी है, देखो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो वहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती, या फिर खेती होती भी तो बहुत सारा इनपुट लगाना पड़ता है, बहुत महंगी खेती होती है वहाँ पर, है ना, सारी चीज़ें, ठीक है, इसलिए वहाँ पर खेती की कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। इसीलिए ये ज़मीन जो है 2 से 3 सालों में, है ना, 1 या 2 बार खेती इस ज़मीनों पर करी जाती है। इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर उनको नेट सोन एरिया में क्या किया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो नेट सोन एरिया टोटल जो है वो इंडिया का कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा टोटल का, ठीक है। अच्छा, द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली। नेट सोन एरिया क्या होता है, अलग अलग है सब जगह पर, किसी स्टेट में प्लेन्स है, किसी स्टेट में प्लेन्स नहीं है, कहाँ पर कंडीशन कैसी है, इस तरीके से। जैसे कि 80% ज़मीन जो है टोटल पंजाब हरियाणा की, वहाँ पर क्या की रही है, खेती करी जाती है, जबकि 10% ज़मीन अरुणाचल प्रदेश की ऐसी है, मिजोरम, मणिपुर, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड की, जहाँ पर खेती करी जाती है। फॉरेस्ट एरिया जो है देश में वो कंटिन्यू गिरता चला जा रहा था पहले, अब हम उसको एक सही लेवल पर ले आए हैं। ऐसा माना जाता है कि टोटल ज़मीन का ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली ये है कि 33% ज़मीन पर केवल क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट जंगल होने चाहिए, है ना, और ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी कहती है 1952 में जो बनाई गई थी, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, हमने देखा 22 या 3 के आसपास है, 23 है ना के आसपास, 20 लिखा है, 23.3%, ठीक है। तो इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट की क्या करते हैं, इसको बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। द लिवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों के किनारे रहते हैं, तो वो उन बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं स्पेशली, उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, है ना, एंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, ठीक है। तो सही बात है, वेस्ट लैंड कौन सी ज़मीन कहलाती है, वो ज़मीन जिस पर खेती के अलावा सारे काम किए जाते हैं। तो वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, वेस्ट लैंड में क्या क्या आता है, वेस्ट लैंड में आती है वो ज़मीन जिस पर पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं, रेगिस्तान डेजर्ट वगैरह पाया जाता है, है ना, डेजर्ट एरियाज पाए जाते हैं, और वो सारी ज़मीन जिस पर खेती के अलावा और सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि लोग रहते हो, रोड्स बनी हो, है ना, रेलवे लाइन्स बनी हो, इंडस्ट्रीज़ बनी हो, वो सारी जगह। अच्छा, ज़मीन का कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहोगे जब आप लंबे समय तक, तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ज़मीन का हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मीजर्स, मतलब फर्टिलिटी को बिना ध्यान में रखते हुए कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है और उसके लिए बिना कोई कदम उठाए हुए, तो ज़मीन की वो क्या होती है, उत्पादकता, जिसको फर्टिलिटी बोलते हैं, वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी को बचाने के तरीके सोचते हैं, ठीक है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। और अगर लैंड डिग्रेडेशन नहीं चलता रहा तो रिपरकशंस का मतलब होता है दुष्परिणाम। अगर यही ऐसी तरीके से लैंड डिग्रेडेशन चलता रहा तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, किस पर, सोसाइटी पर और बाकी सभी पर भी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में पढ़ते थे। वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, हमने अपनी ज़मीन को जो है वो क्या हुआ है, पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर किया है, एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन, और हमें ये ज़मीन आगे भी क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी देना पड़ेगा। तो 95% जो है टोटल ज़मीन का,
है ना। अब बेसिक नीड्स जितनी भी सारी ज़रूरतें होती हैं वो सारी ज़मीन पे ही पूरी होती हैं, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो रहने से हो, चाहे वो कपड़े वगैरह से, है ना। सब कोई भी हो, कैसा भी काम हो, सब कहाँ से पूरा होता है भाई, ज़मीन से ही पूरा होता है, ऐसे तो होता है, ठीक है। अब बेसिक नीड्स फॉर फूड ये हो चुका था, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज क्या है, डैमेज टू लैंड। लैंड डिग्रेडेशन अभी हमने बताया था। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि ज़मीन की फर्टिलिटी जब कम होने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इंसानों ने ना केवल लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ाया है बल्कि लैंड डिग्रेडेशन को कर रहे हैं, है ना, इसके एक एक्टिव फैक्टर हैं, बल्कि क्या है, इसके पेस इसकी स्पीड को भी हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं कंटिन्यू, है ना। तो ये बड़ी समस्या है भैया। तो ये बढ़ा कैसे रहे कि नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे विंड होती है ना, मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड नहीं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड भी होती है हालांकि, तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। तो हमने उन फैक्टर्स को और तेज कर दिया है पहले से ज़्यादा। तो माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट। अब ये कैसे होता है लैंड डिग्रेडेशन, इसके कारण यहाँ पे ये बताए गए हैं। देखिए ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा फिर, है ना, ये रहा, देखा। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन। क्या होता है, वो ज़मीन जहाँ पर क्या करी जाती है, माइनिंग करी जाती है, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो वो ज़मीन जो होती है वहाँ पर क्या होता है, जब माइनिंग हो गई तो उस ज़मीन को ऐसे छोड़ देते हैं, खुदाई के बाद ज़मीन को ऐसे छोड़ देते हैं, अबेंडेंट छोड़ देना, एक्सकेवेशन जब खोदते हैं ज़मीन को उसके बाद, है ना। इज़ कम्प्लीटली लीविंग डीप स्कार्स, और बड़े बड़े गड्ढे ज़मीन पर रह जाते हैं, उनको भरते नहीं है ना, तो ज़मीन ख़राब हो जाती है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, ये सारी जगह, बहुत सारी जगह। अब दूसरा क्या होता है इसका कारण, एक कारण होता है क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना। जंगल की मिट्टी क्या होती है, जंगल क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना, और लैंड फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो जंगल काट दोगे तो लैंड फर्टिलिटी ख़राब होने लग जाएगी, ज़मीन जब खाली रहेगी लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। भाई पेड़ पौधों की जड़ जो होती है मिट्टी को पकड़ के रखती है, टाइट रखती है। अब मिट्टी क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे हट जाएंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी, जरूर जाने लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, डिफॉरेस्टेशन तो पहले हो चुका था, डेजर्टिफिकेशन, है ना, रेगिस्तान बनना। तो ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो माइनिंग और इन सारी वजह से क्या हो चुका है, बहुत सारा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, यहाँ पर बेटा जी ओवरग्रेजिंग की समस्या। ओवरग्रेजिंग क्या, पशु जो है वो सारा चारा वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं ज़मीनों पर वो सारा खा जाते हैं, तो समस्या होती है फिर, है ना। वही मैंने बताया ना कि घास वगैरह के क्या होती है, जड़ें होती हैं, तो वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब वही खत्म हो जाएगी वहाँ से तो मिट्टी लूज हो जाएगी, तो डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, समझ में आया। इज़ वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन। अब क्या होता है, जब हम खेतों में ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो इरीगेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इरीगेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है खेतों में जम जाता है। पहली बात तो ज़्यादा पानी देने से मिट्टी एसिडिक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब ज़्यादा पानी आता है तो पानी में क्या होता है, सॉल्ट पाया जाता है। तो ज़मीन में पानी तो ज़मीन में चला जाता है लेकिन सॉल्ट वो ज़मीन पर ऊपर जम जाते हैं। अब ज़्यादा पानी दे दोगे तो सॉल्ट ज़मीन पर जम जाएंगे और फिर वो दोबारा से पानी को, न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन के अंदर नहीं जाने देंगे, जो क्या कॉज करते हैं बेटा जी, जो क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो देखिए ड्यू टू लॉगिंग, तो पानी जब भर जाता है तो क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। किस वजह से, वाटर लॉगिंग, पानी भर जाना, पानी के जमा रह जाना एक जगह, है ना। तो पानी भर जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी आ जाती है, ज़मीन पर नमक पड़ जाता है, साल्ट पड़ जाता है, अल्कलिनिटी, सॉइल एल्कलाइन हो जाती है ना। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स, जो ऐसी जगह जहाँ पर क्या होती है, सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह होती है, तो वहाँ से ये सीमेंट क्या होता है, पत्थरों को पीसा जाता है, तो ये उड़ उड़ के आसपास की ज़मीनों पर चला जाता है। अब ये ज़मीन पर सेटल हो जाता है, पानी पड़ता है तो ये क्या बन जाता है, सीमेंट का काम कर देता है और ज़मीन पक्की कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, ज़मीन में पानी अंदर नहीं जा पाता और ना ही कुछ और मिनरल्स आ पाते। इस वजह से वहाँ की ज़मीनें कैसी होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। वही सैरामिक इंडस्ट्री, सैरामिक मतलब चीनी मिट्टी वगैरह पत्थर वो आते हैं ना, बर्तन बनते हैं, वहाँ के आसपास की ज़मीनों पर भी ऐसे ही होता है ना। और डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल जाती है तो उससे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। रिटार्ड्स मतलब रोकते हैं, तो पानी इन्फिल्ट्रेशन, पानी का ज़मीन में जाना, तो पानी ज़मीन में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काम खराब हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, फर्टिलिटी में कमी आएगी, यार पानी नहीं जाएगा ज़मीन में तो कैसे बात बनेगी भाई। आफ्टर इट स्ट्राइल क्या है, सेटल्स डाउन ऑन द लैंड, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, हाँ,
अब इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हैं जो क्या करते हैं, लोग उनको डायरेक्ट ज़मीन पे छोड़ देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, वाटर बॉडीज में डायरेक्टली विदाउट ट्रीटिंग, बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए, बिना उसमें से हार्मफुल एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स निकाले हुए, जिसकी वजह से ये भी क्या करता है, पानी को, ज़मीनों को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो इसको लैंड डिग्रेडेशन को, ये जो हो रहा था, जितने सारे रीजन्स देखे हमने, है ना, कि ओवर इरिगेशन और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, और बहुत सारे हमने तरीके देखे हैं ना, माइनिंग साइट्स वगैरह। तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या कॉज कर रहे थे, डिग्रेडेशन कॉज कर रहे थे। अब भाई बात आई कि ज़मीन को फिर हम कैसे बचाएं, तो कैसे बचाएं, तो कंजर्वेशन, है ना, वैसे होता है। फैक्टर्स भी मिल गए, हमने पढ़े किसके, लैंड डिग्रेडेशन के, और किस वजह से होता है ये भी पढ़ लिया। तो अब बात आती है कंजर्वेशन की, तो कैसे कंजर्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखो सीधी सी बात है, कंजर्व करने का वही तरीका हो सकता है जिस तरीके से क्या हुआ जो इस तरीके से डिग्रेडेशन हुआ है, तो डिग्रेडेशन के प्रोसेस को बदल दो, पलट दो, वही क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा। जैसे डिफॉरेस्टेशन किया, डिफॉरेस्टेशन कर दो, ओवर ग्रेजिंग हो रही थी उसको चेक करो, उसको रोको, कोशिश करो, है ना, माइनिंग साइट्स को ऐसे ना करने दो, ऐसे बोलो कि ऐसे छोड़कर ना जाए खुला उसको, है ना, पूरा ज़मीन को लेवल करके जाए, ठीक है, इस तरीके से। और जो जितने सारे मेजर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था, उसको क्या करें, कम करें, रोकें, है ना, पलटें उसको वापस। तो डिग्रेडेशन किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन, तो अफॉरेस्टेशन आ गया, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे होती थी, जहाँ पे ग्रेजिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर उसको क्या करें, मैनेजमेंट करें उस ज़मीन का अच्छे से, देखें, ठीक है। और फिर क्या करें, शेल्टर बेल्ट्स लगाएं। शेल्टर बेल्ट्स जैसे अपने पेड़ सड़कों के किनारे देखें, रोड्स के किनारे क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं एक ही लाइन में, इसको ऐसे लाइन जब पेड़ लगाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल करें। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स मतलब रेत के पहाड़, तो रेत इधर उधर जाता है तो क्या करता है, डेजर्ट फैलाता है। तो उन्होंने क्या कि इसको कैसे कर सकते, रोक सकते हैं, तो उनको क्या, एक काम करो, इन पे कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया तो और कोई पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो। अब झाड़ियाँ क्या करेंगी, उनकी क्या हुई, जड़ें होंगी तो वो मिट्टी को पकड़ लेंगे, तो वो मिट्टी उड़ने नहीं देंगे, टाइट कर देंगे उस मिट्टी को वहीं से, है ना, लूज सॉइल नहीं रहेगी जहाँ पे भी वो लगा रहेगा, और ये उड़ेगा नहीं, तो डेजर्ट बढ़ेगा नहीं, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट नहीं होगा, डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा, इससे रुक जाएगा, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आ गया। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, ये तरीके हो सकते हैं एरिड एरियाज में, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, ज़मीन खाली ना छूटी जाए, ज़मीन ऐसी ना रहे खाली, है ना। माइनिंग एक्टिविटीज़ भी देखिए अच्छे से। अच्छा, और जो इंडस्ट्री से जो सारे क्या निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको ट्रीटमेंट करके उसमें से हार्मफुल एक्सट्रैक्ट निकाल कर सारी तरीके से अच्छे तरीके से, उसके बाद ही उस ज़मीन को कहाँ तक ले जाएँ, उसको वेस्ट को कहीं पर डिस्पोज करें। तो ये सारे तरीके हैं किसके, लैंड कंजर्वेशन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स, ये वाला टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।